नमस्कार। क्लाइमेट चेंज पर वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं, उनके एमिशन के अलग अलग सोर्सेस क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव, उसके बारे में भी हमने संक्षेप में चर्चा किया था। तो आज हम ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो गर्मी को सोख लेती हैं। ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है या हीट ट्रैपिंग गैस कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प को भी इसी में शामिल किया गया है। तो ये जो गैसें हैं, हमारे धरती का जो वायुमंडल है, वायुमंडल को अगर हम अलग अलग लेयर्स में विभाजित करें तो सतह से लेकर लगभग 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो परत है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। 15 किलोमीटर से लेकर करीब 50 किलोमीटर तक की जो लेयर है हमारी, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद ऊपर मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और दूसरी लेयर्स हैं। तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जो धरती की सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उस एरिया में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूरज से आने वाली गर्मी को सोख लेती हैं। अब सूरज से तीन तरह के विकिरण धरती पर आते हैं। एक लाइट आती है, दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन और तीसरा अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट से कम होती है, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी लाइट से ज्यादा होती है। जो लाइट है उसके कारण जब धूप निकलती है, जब सूर्य निकलता है तो हमको दिखाई देता है। जो इंफ्रारेड है ये गर्मी का एहसास दिलाता है। जो सूरज के कारण हमें गर्मी लगती है वो असल में इंफ्रारेड के कारण लगती है। और तीसरा जो अल्ट्रावायलेट है वो तीन तरह का है, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। इसको अधिकांश ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में रोक लेती है। इसी का अल्ट्रावायलेट बी जो रेडिएशन है वो धरती पर आता है, उसी से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये तीन तरह के रेडिएशन है जो सूरज से धरती पर आते हैं। अब इसमें जो इंफ्रारेड है ये जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसमें ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं वो इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को जो धरती से आ रहा है, सूरज से आ रहा है, उसको सोख लेती हैं। तो जितनी ज्यादा ये गैसें हमारे वायुमंडल में होती हैं उतनी ज्यादा ये धरती को गर्म बनाती हैं। अब पहले प्राकृतिक रूप से ये ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल में थी। ये ग्रीन हाउस गैसें ही हैं जिसके कारण आज हमारे धरती का जो तापमान है वो रहने लायक है। अगर ये ग्रीन हाउस की गैसें हमारे धरती के वायुमंडल में ना होती तो हमारे धरती का जो तापमान है वो माइनस में होता, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता यहां पर ये ग्रीन हाउस की गैसें सूरज की कुछ गर्मी को सोखती हैं और धरती पर रहने लायक तापमान बनाती हैं। लेकिन हुआ ये कि सन 1750 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब से हमने इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी और उसमें से हमने इन ग्रीन हाउस की गैसों का उत्सर्जन करना शुरू किया। आज चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, उनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में सन 1750 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो चुकी है। इस कारण से ये ज्यादा सूरज की गर्मी को सोख रही हैं और धरती और ज्यादा गर्म होती जा रही है। तो इन ग्रीन हाउस की गैसों के द्वारा जो धरती के लेयर के सतह के ऊपर एक लेयर बना के रखती हैं और सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं, वापस उसको अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, उस रेडिएशन को रेडिएट होकर, इस घटना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये मेजर गैसेस हैं और इनके बारे में आगे हम अभी चर्चा करते हैं। अब हमने बात किया कि कई तरह की ग्रीन हाउस की गैसें हैं और उनका उत्सर्जन लगातार किया जा रहा है। अब अगर हम पूरे दुनिया के धरती का पूरा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम उसकी बात करें, मतलब उसमें जितनी भी तरह की गैसें हैं और जैसे भी उसका एमिशन हो रहा है, अगर हम उसको एक साथ उसको हम लें और ग्लोबली टोटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसकी हम बात करें कि उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, तो 25% जिम्मेदार ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है जो अधिकांश कोयला जलाकर हो रही है। दूसरे नंबर पर लगभग 24% जिम्मेदार एग्रीकल्चर है। इसके बाद 21% के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्रीज हैं, लगभग 14% के लिए जिम्मेदार ट्रांसपोर्टेशन है, लगभग 10% के लिए जिम्मेदार जो दूसरे एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हैं, और लगभग 6% के लिए जिम्मेदार जो है वो आज का सीमेंट का उद्योग है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं
ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के। अब संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि जो अलग अलग ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका पोटेंशियल कितना है और उनके सोर्सेस क्या हैं। फिर एक एक गैस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका पोटेंशियल हम एक मानते हैं और उसके इमिशन के जो सोर्सेज हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स का जलाया जाना और डिफॉरेस्टेशन, और भी कई सारे कारण हैं। दूसरी जो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मीथेन का पोटेंशियल हम 25 मानते हैं। मतलब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा पोटेंशियल रखती है गर्मी को सोखने में। कार्बन डाइऑक्साइड का 25 मॉलिक्यूल जितना गर्मी सोखता है उतना अकेले एक मीथेन का मॉलिक्यूल सोखता है। अब मीथेन के इमिशन के बड़े सोर्सेस कौन से हैं? एक तो लाइव स्टॉक फार्मिंग, जानवरों को बड़ी संख्या में पैदा कराया जाना, और जब वो अपना खाना पचाते हैं तो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद ऑयल और गैस का प्रोडक्शन, ये भी बड़ा कारण है मीथेन के इमिशन का। लैंडफिल, चावल का प्रोडक्शन, ये बड़े कारण है मीथेन गैस के उत्सर्जन के। तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो पोटेंशियल है वो 300 है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा सक्षम है सूरज की गर्मी को सोखने में। इसके जो इमिशन के बड़े सोर्सेज हैं उसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग, और इसके बाद एनिमल जो वेस्ट है उसके माध्यम से नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बाद अगली जो ग्रीन हाउस गैस है वो बड़ी कम मात्रा में है पर वो भी बड़ा पोटेंशियल रखती है, वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका उपयोग आजकल रेफ्रिजरेशन में, एसीज में और इन तमाम चीजों में किया जा रहा है। इनका जो पोटेंशियल है वो है लगभग 14,800 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से। और इनके इमिशन के जो मेन सोर्सेज हैं वो है सेमीकंडक्टर का जो उद्योग है, एल्युमिनियम की जो इंडस्ट्री है। इसके बाद जो अगली हमारी ग्रीन हाउस गैस है उसमें है पीएफसी। ये भी एक तरह का ओजोन डिप्लीटिंग गैस है और इसके भी इमिशन का जो बड़ा सोर्स है वो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है। इसके बाद एक और गैस है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस गैस के इमिशन का बड़ा कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल जो लाइंस हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो है, और इसके साथ ही साथ एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का प्रोडक्शन है। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका पोटेंशियल है और उनके सोर्सेज हैं। अब हम एक एक गैस के बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अपने एटमॉस्फेयर में हम ppm में मापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स अगर हम ले तो उसमें से कितने पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन के रूप में मापते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सन 1750 में करीब 250 पार्ट्स पर मिलियन थी और आज लगभग 420 पार्ट्स पर मिलियन है। आप ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है इसको आप लाइव नासा के क्लाइमेट चेंज की जो का विभाग है उसकी जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं, climate.nasa.gov पर। ये ग्राफ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये नासा का ही ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि ये पिछले लगभग 4.5 लाख सालों का कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सीमा के अंदर बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 200-300 सालों में ये लगातार सिर्फ बढ़ती जा रही है, सिर्फ बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन में बड़ा जिम्मेदार है वो है आज कोयले का जलाया जाना। खासकर बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है पूरी दुनिया में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की लगभग 61% बिजली जो है वो कोयला जलाकर बनती है। इसके बाद लगभग 15% हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, 13% में जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो है, लगभग 9% में हमारा जो नेचुरल गैस है उससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो है, लगभग 2% में न्यूक्लियर है। पर 61% जो हमारे देश की बिजली का उत्पादन है वो कोयला जलाकर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का बहुत बड़ा कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। लगातार पूरी दुनिया में जंगल काटे जा रहे हैं। हर 1 मिनट में एक फुटबॉल के मैदान का जंगल, एक लगभग 1 एकड़ का जंगल धरती से काट दिया जा रहा है। अब अगर मैं उदाहरण दूं जंगलों के काटे जाने का, तो अमेजन के जंगलों का मैं उदाहरण देता हूं आपको, जो साउथ अमेरिका में है। इनको धरती का फेफड़ा कहा जाता था, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वायुमंडल से ये सोखते थे और ऑक्सीजन को ये इमिट करते थे।
लेकिन अब हो क्या रहा है कि जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ये जंगल सोखते थे, आज उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये इमिट कर रहे हैं। अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के विषय पर अध्ययन करती है, असेसमेंट करती है, उसने कहा कि अमेजन के जंगलों का जो कार्बन बजट है वो निगेटिव हो गया है, क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर जंगलों को क्लियर किया गया। खासकर 80% कारण वहां पर जंगलों के काटे जाने का पशुपालन है। बड़ी तेजी से वहां पर जंगल काटकर मक्का और सोयाबीन का उत्पादन किया जा रहा है। गाय और सूअर के फार्म बनाकर उन मक्का सोयाबीन उनको खिलाया जा रहा है और उनका मांस, उनके डेयरी उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहे हैं। तो इस तरीके से अमेजन के जंगल भारी मात्रा में काटे गए और जो पेड़ अब काट दिए गए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और उनके अंदर जो स्टोर कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इमिट हो रही है वापस। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी तमाम कारण हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के, जैसे हमारा बढ़ता हुआ शहरीकरण है, इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा सीमेंट का उद्योग है, कूड़े का जलाया जाना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल है। ये तमाम कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के। तो ये है बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की। अब जो दूसरी पोटेंट गैस है मीथेन, उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसके उत्सर्जन का बड़ा कारण क्या है। तो मीथेन के उत्सर्जन का एक जो सबसे बड़ा कारण है, 40% के लिए जिम्मेदार मीथेन के उत्सर्जन के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग है। खासकर जो बड़े जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जो हरा चारा खाते हैं, वो जानवर जब अपनी पाचन करते हैं तो उस पाचन क्रिया के दौरान वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ ही साथ उनके गोबर के माध्यम से भी भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो 40% जो मानव जनित कारण है मीथेन के उत्सर्जन का, वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, एनिमल फार्मिंग है। इसके बाद 29.6% जिम्मेदार मीथेन के इमिशन के लिए कोयले का और गैस का प्रोडक्शन है। आप सभी जानते होंगे मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है, क्योंकि कोयले की खदानों से अक्सर ये गैस निकलती है। तो इस माध्यम से जब कोयला या फिर जो नेचुरल गैस है उसको माइन करके निकाला जाता है तो उसके माध्यम से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और 29.6% टोटल मीथेन इमिशन के लिए ये हमारा कोल और गैस का जो माइनिंग है वो जिम्मेदार है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं मीथेन के इमिशन के, जैसे चावल के जो खेत हैं, पैडी फील्ड्स हैं, वो जिम्मेदार हैं, लैंडफिल के जो साइट्स हैं वो जिम्मेदार हैं। तो ये कारण हुए मीथेन के इमिशन को। तीसरा जो ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना ज्यादा पोटेंशियल रखती है कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके उत्सर्जन का जो प्रमुख कारण है 69% जिम्मेदार नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है। फर्टिलाइजर्स, उसमें आप सभी जानते होंगे, चाहे यूरिया हो, DAP हो, उसमें लगभग 46-47% नाइट्रोजन होता है। तो जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इमिट होता है। आज धरती के स्थलीय भूभाग का हम लोग लगभग 50% हिस्सा एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में भारी मात्रा में हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं और उसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इमिट होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन का प्रमुख कारण जो है वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यूज, इसके अलावा जो एनिमल मैन्योर है उनका इस्तेमाल, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल, ये भी बड़े कारण है नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन के। तो ये तमाम ग्रीन हाउस की गैसें थी और उनके उत्सर्जन के अलग अलग कारण थे। तो इस तरीके से हमने जाना कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, उनका उत्सर्जन कहां कहां से हो रहा है और यही गैसें जो है वो धरती के तापमान को बढ़ाती हैं और उस कारण से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो पैदा होती है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हमें पूरी धरती पर दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में दिखने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा ग्रीन हाउस की गैसों के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, उनके इमिशन के सोर्सेज के बारे में। आज पूरे विश्व में इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है उसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं गैसों का उत्सर्जन रोककर ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, उनके जो मेजर कारण है इमिशन के, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उन चीजों से अपने आप को अलग करके उनका इमिशन रोकना चाहिए। इस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।